अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, हजारों लोग मारे गए। लेकिन विडंबना देखिए कि इनसे भी बदकिस्मत लोग वो थे जो रेडिएशन की चपेट में आए और बच गए। क्या होता है जब कोई परमाणु रेडिएशन की चपेट में आता है, ये जानने के लिए आपको सुनाएंगे कहानी हिसाशी आउची की, वो शख्स जिसे मोस्ट रेडियो एक्टिव मैन के नाम से भी बुलाया जाता है। हिसाशी के ऊपर 1 मिनट के भीतर इतना रेडियो एक्टिव एक्सपोजर हुआ था जितना 17 लाख एक्सरे कराने पर होता है। इतना कि मानो कोई शख्स किसी परमाणु विस्फोट के बीचों बीच खड़ा हो। परमाणु विस्फोट से सिर्फ मौत होती है, जबकि हिसाशी की किस्मत इससे कहीं ज्यादा खराब थी। क्या थी हिसाशी की कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 1999 सितंबर का महीना। टोक्यो के एक अस्पताल में एम्बुलेंस का सायरन गूंज रहा था। उसके चारों ओर कई सारे डॉक्टर इकट्ठा थे। एम्बुलेंस के अंदर कोई आम मरीज नहीं था। अंदर जो नज़ारा था उसने जापान के बहुत पुराने घाव जिंदा कर दिए थे। नागासाकी और हिरोशिमा परमाणु विस्फोट को हुए पीढ़ियां गुजर चुकी थी, लेकिन उस रोज डॉक्टर्स ने जो नज़ारा देखा, 1 मिनट के लिए उन्हें लगा वो वापस हिरोशिमा में खड़े हैं। एम्बुलेंस में मरीज के नाम पर एक कंकाल था जिसका मांस उसके शरीर से बस किसी तरह चिपका हुआ था। उसकी स्किन पूरी तरह जल चुकी थी। शरीर के अंदर का द्रव्य इस तरह बाहर रिस रहा था मानो किसी कपड़े को निचोड़ा जा रहा हो। शरीर को थामे रखने के लिए पट्टियां बंधी हुई थी। चेहरा खुला था लेकिन आंखों से खून बहता था। वो शख्स अभी भी बोल सकता था और सिर्फ एक ही गुहार लगा रहा था, मुझे मर जाने दो। इस शख्स का नाम था हिसाशी आउची। हिसाशी की पैदाइश साल 1965 में हुई थी। ये वो दौर था जब जापान दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए देश को ऊर्जा की दरकार थी। जापान में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, लिहाजा देश को उसी ताकत से मदद लेनी पड़ी जिसने उससे बर्बाद किया था, परमाणु शक्ति। जापान का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर साल 1961 में बना। देखते देखते इनकी संख्या बढ़ती गई। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत थी और इनमें से एक था हिसाशी आउची। हिसाशी जिस न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता था वो टोकाईमुरा नाम की जगह पर बना हुआ था। ये जगह राजधानी टोक्यो से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और समंदर के ठीक किनारे है। चूंकि किसी रिएक्टर में काफ़ी पानी का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये जगह रिएक्टर बनाने के लिए एकदम मुफीद थी। साथ ही यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट और ईंधन संवर्धन केंद्र भी बने हुए थे। साल 1997 की बात है। टोकाईमुरा के रिएक्टर में एक धमाका हो गया। दर्जन भर लोग न्यूक्लियर रेडिएशन के चपेट में आए, लेकिन मामला दबा दिया गया। इसके ठीक 2 साल बाद एक और घटना हो गई। हिसाशी आउची टोकाईमुरा के एक ईंधन संवर्धन केंद्र में काम करता था। मोटा माटी समझे तो नेचर में पाया जाने वाला यूरेनियम सीधे सीधे ईंधन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। उससे पहले कई प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी समय इसमें लगता है। साल 1999 में टोकाईमुरा में कुछ अधिकारियों ने इस प्रोसेस में तेज़ी लाने के लिए कुछ परीक्षण शुरू किए, जो असल में परीक्षण न होकर महज लीपापोती थी। ये लोग बीच के कई चरण स्किप कर सीधा रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें सफलता मिल नहीं रही थी। इस चक्कर में हुआ ये कि डेडलाइन निकल गई। 28 सितंबर तक फ्यूल तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ और इसके बाद अधिकारियों ने और भी छोटा शॉर्टकट लेने का फैसला किया। 30 सितंबर की सुबह के 10 बजे थे। 3 लोग रिएक्टर में काम कर रहे थे। 34 साल का हिसाशी आउची, 29 साल का मसाटो शिनोहारा और इनका सुपरवाइजर 54 साल का यूटाका योकोकावा। हिसाशी और शिनोहारा एक टैंक में कुछ केमिकल मिला रहे थे, जबकि यूटाका उनसे कुछ मीटर दूर अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था। केमिकल मिलाने के लिए ऑटोमेटिक पंप का इस्तेमाल होता था और पूरी सावधानी से धीरे धीरे यह काम किया जाता था। लेकिन उस रोज जल्दबाजी में हिसाशी और उसके साथियों ने यह काम हाथ से ही करना चालू कर दिया। जिस प्रोसेस में 5 किलो केमिकल मिलाया जाना था, उसमें उन्होंने 35 किलो केमिकल डाल दिया, वो भी स्टील की एक बाल्टी में। बर्तन के आकार और केमिकल की मात्रा के कारण एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हुई और करीब 10:30 बजे लैब में एक तेज नीली रोशनी फैल गई। ये रेडिएशन से निकलने वाली रोशनी थी। रेडिएशन इतना तेज था कि वहां लगे अलार्म बजने लगे। ये अलार्म इमरजेंसी के लिए लगाए गए थे ताकि यदि कमरे में रेडिएशन का लेवल खतरे से ज्यादा हो तो लोग बाहर भाग सकें। हिसाशी और बाकी 2 लोग एक दूसरे कमरे की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
हिसाशी का चेहरा लाल हो गया था और वो उल्टियां करने लगा था। बाकी दोनों लोगों की हालत उससे बेहतर थी, लेकिन वो भी चक्कर खा रहे थे। इन तीनों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स को अंदाज़ा था कि तीनों न्यूक्लियर रेडिएशन के शिकार हुए हैं, लेकिन कितना रेडिएशन ये बात अभी साफ नहीं थी। बाहर से देखने में हिसाशी और उसके साथी चंगे भले नजर आ रहे थे। उन्हें सिर दर्द और उल्टी की शिकायत भले थी। डॉक्टर्स ने उन्हें दवा देकर इलाज करना शुरू कर दिया। अगले दिन उनका टेस्ट हुआ और जब टेस्ट का रिजल्ट सामने आया तो डॉक्टर्स के होश फाख्ता हो गए। हिसाशी आउची के खून में एक भी वाइट ब्लड सेल नहीं था, यानी उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो चुका था। डॉक्टर्स ने पाया कि उसके क्रोमोसोम पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। क्रोमोसोम यानी इंसानी डीएनए का रॉ मटेरियल, जो हमारा मैप होता है। क्रोमोसोम खत्म यानी डीएनए खत्म। डीएनए खत्म यानी शरीर की नई कोशिकाएं नहीं बन पाएंगी। इंसानी शरीर में हर वक्त पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं और नई बनती रहती हैं, और इसी से हम जिंदा रहते हैं, और इसका मैप होता है आपका डीएनए। लेकिन हिसाशी आउची के शरीर में ये प्रक्रिया पूरी तरह बंद पड़ चुकी थी। उसका शरीर नई कोशिकाएं बना नहीं पा रहा था, और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उसके शरीर ने 17 सीवर्ट रेडिएशन अपने अंदर सोख लिया था। सीवर्ट रेडिएशन की एक इकाई होती है। इस बात को ऐसे समझिए कि इंसानी शरीर में सेफ रेडिएशन लेवल माना जाता है जब एक साल में वो एक सीवर्ट के 1000वें हिस्से के बराबर रेडिएशन से एक्सपोज हो। आमतौर पर आप फ्रैक्चर होने पर हाथ या पैर का एक्सरे कराते हैं तो आपका शरीर एक सीवर्ट के 1,00,000वें हिस्से के बराबर रेडिएशन सोखता है। हिसाशी की हालत ये थी कि मानो 1 मिनट में उस पर 17 लाख एक्सरे किरणें एक साथ डाली गई हों। हिसाशी के अलावा बाकी 2 लोगों ने शरीर पर 10 सीवर्ट और 3 सीवर्ट रेडिएशन का असर झेला था। 3 दिन बाद इस रेडिएशन का असर भी दिखाई देना शुरू हुआ और तीनों को तुरंत टोक्यो के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिसाशी की हालत सबसे नाजुक थी। जब तक उसे बड़े अस्पताल ले जाया गया, उसकी त्वचा गलनी शुरू हो गई। शरीर का पूरा लिक्विड बाहर रिसने लगा, जिस कारण उसे पट्टियों में बांध कर रखा हुआ था। उसके शरीर में खून बनना बंद हो चुका था और दर्द के मारे वो तड़प रहा था। उसकी आंखें खून से सन गई थीं। डॉक्टर्स ने अंदाज़ा लगा लिया था कि अब उसका बचना मुश्किल है। इसके बावजूद इलाज जारी रखा गया। ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट था जिसके सफल होने की संभावना लगभग 0 थी। डॉक्टर्स ने उसकी बहन के स्टेम सेल को लेकर उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किए। इसका शुरुआती असर देखने को भी मिला, लेकिन जल्दी ये तरीका भी फेल हो गया क्योंकि उसका शरीर हद से ज़्यादा रेडिएशन का शिकार हो चुका था। हिसाशी इतने दर्द में था कि उसने कई बार डॉक्टर्स से इलाज रोक देने के लिए कहा। वो किसी भी तरह इस दर्द से निजात चाहता था। दुर्घटना के 59 दिन बाद एक रोज़ हिसाशी को हार्ट अटैक आया। ऐसे हालत में उसकी मौत निश्चित थी। डॉक्टर्स ने हिसाशी के परिवार से पूछा कि क्या ऐसी हालत में उन्हें हिसाशी को जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार को अभी भी उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर्स से कहा कि वो हिसाशी को बचाने की पूरी कोशिश करें। लिहाजा 3 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी डॉक्टर्स हिसाशी को बचाने की कोशिश करते रहे। हर बार जब उसे होश में लाया जाता, वो एक ही बात कहता, मुझे मर जाने दो। हिसाशी की ख्वाहिश 21 दिसंबर को जाके पूरी हुई। 83 दिन तक दर्द से तड़पने के बाद जाकर उसकी मौत हुई। उसके बाकी 2 साथियों का क्या हुआ? उसका साथी मसाटो शिनोहारा 7 महीने तक जिंदा रहा। उसके बाद लीवर फेलियर से उसकी भी मौत हुई। उनका सुपरवाइजर योटाका योकोकावा बच गया, लेकिन उसे लापरवाही बरतने के जुर्म में जेल की सज़ा हुई। टोकाइमुरा में जहां ये दुर्घटना हुई, करीब 3 लाख लोगों को घरों के अंदर बंद रहने को कहा गया। उन सभी का परीक्षण हुआ और किस्मत से किसी में भी रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा नहीं पाई गई। न्यूक्लियर रिएक्टर इसके बाद भी काम करता रहा। साल 2011 में जापान में आई सुनामी के बाद ये रिएक्टर पूरी तरह बंद हो गया। इसी साल फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर भी सुनामी की चपेट में आया था, जिसके बाद लाखों लोगों को उस एरिया से बाहर निकलना पड़ा था। फुकुशिमा रिएक्टर से फैला रेडिएशन करोड़ों लीटर पानी में फैल गया था, जिसे ट्रीट करने के बाद साल 2023 में धीरे धीरे समंदर में छोड़ा जा रहा है। तारीख के इस एपिसोड को हम यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं। इसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और जतिन ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।